चैंपियंस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ बेसिक टर्म्स को समझा था, जैसे कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एल्गोरिदम, स्यूडो कोड एंड फ्लो चार्ट टीटीसी। तो आज हम लोग इसी को थोड़ा आगे बढ़ते हुए समझेंगे टोकन्स के बारे में कि टोकन क्या होता है, कितने तरह का टोकन्स होता है और किस तरह से टोकन को मिलाकर सी प्रोग्राम को बनाया जाता है। तो समझते हैं सबसे पहले टोकन को। तो टोकन एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है किसी प्रोग्राम का, जिसका कि एक स्पेशल मीनिंग होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे कि आप लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ा होगा कि सेल एक फंडामेंटल यूनिट होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल से बनता है टिश्यू एंड टिश्यू से ऑर्गन एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन को मिलाकर एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी तैयार होता है। ठीक उसी तरह से टोकन्स का भी यूज होता है और टोकन एक इंडिविजुअल यूनिट होता है। अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल से समझाऊं तो आप लोग अपने घर को बनते हुए तो देखे ही होंगे या किसी के घर को बनते हुए देखे होंगे। उसमें सबसे इंडिविजुअल यूनिट यूज किया जाता है एक ब्रिक को, एक ईंट को। एक एक ईंट करके एक घर बनाया जाता है। एक एक ईंट को जोड़कर एक रूम बनता है, बहुत सारे रूम को मिलाकर एक फ्लोर बनता है एंड बहुत सारे फ्लोर को मिलाकर एक बिल्डिंग बनती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे टोकन होगा, एक सबसे फंडामेंटल यूनिट जिसको की कंबाइन कर इंस्ट्रक्शंस बनाए जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन कर प्रोग्राम बनाए जाएंगे, प्रोग्राम को मिलाकर पैकेजेस बनाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ाना चाहूंगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश में कि डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बनाया जाता है एंड वर्ड से मिलकर बनता है सेंटेंस। एंड वर्ड से सेंटेंस बनाने के लिए ऐसे ही नहीं हम लोग किसी भी वर्ड को मिला देते हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक रूल फॉलो होता है और उस वर्ड से बहुत सारे वर्ड से मिलाकर सेंटेंस बनाया जाता है एंड बहुत सारे सेंटेंस को मिलाकर पैराग्राफ बनाया जाता है। सेंटेंस को भी सीक्वेंस में मिलाया जाता है जिससे कि पैराग्राफ बनता है एंड पैराग्राफ को सीक्वेंस में मिलाकर एक स्टोरी बिल्ड की जाती है एंड बहुत सारे स्टोरी को कंबाइन कर एक बुक बनाया जाता है एंड बहुत सारे बुक को जहाँ रखा जाता है, मतलब बहुत सारे बुक को जहाँ कंबाइन किया जाता है, उस जगह को हम बोलते हैं लाइब्रेरी। तो ठीक इसी तरह से हम लोग कुछ टोकन्स को भी समझेंगे। एक टोकन एक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट होता है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो टोकन्स को मिलाकर जैसे कि लेटर्स को कंबाइन कर हम वर्ड बना रहे थे, यहाँ पर हम लोग टोकन्स को कंबाइन कर एक स्टेटमेंट बनाएंगे, एक इंस्ट्रक्शन बनाएंगे। हम लोग स्टेटमेंट बोले या इंस्ट्रक्शन बोले एक ही बात है, और उस स्टेटमेंट को कंबाइन कर बनाया जाएगा एक फंक्शन। और ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो बिल्कुल लोड नहीं लेना, मैं बस आप लोग को एक एनालॉजी से समझा रहा हूँ किस किस तरह से मिलकर प्रोग्राम बनेगा, सॉफ्टवेयर बनेंगे एंड पैकेजेस बनेंगे। तो मैं कह रहा था कि टोकन्स को मिलाकर हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट से मिलकर कंबाइन होकर बनेगा फंक्शन एंड बहुत सारे जब हम लोग फंक्शंस को मिला देंगे तो बनेगा एक प्रोग्राम और प्रोग्राम को कंबाइन कर बनेगा एक सॉफ्टवेयर जो कि आप लोग यूज कर रहे हो। सॉफ्टवेयर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जैसे कि एक तो VS कोड ही हो गया। VS कोड एक सॉफ्टवेयर है जिसको कि आप लोग यूज कर रहे हो। तो VS कोड में भी इस तरह से ही प्रोग्राम को बिल्ड किया जाता है, टोकन्स, टोकन से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से फंक्शन एंड फंक्शन से प्रोग्राम एंड प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर एंड बहुत सारे सॉफ्टवेयर को भी मिलाकर एक पैकेज बनाया जाता है। आप लोगों ने MS वर्ड पढ़ा होगा, MS पावर पॉइंट पढ़ा होगा। तो ये सब क्या है, ये सब एक पैकेज के अंदर ही तो आता है। कोई भी एक माइक्रोसॉफ्ट का अगर पैकेज ले ले तो उसमें कुछ चीजें तो होती है, 6-7 चीजें, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी टोकन्स को मिलाकर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से फंक्शन, फंक्शन से प्रोग्राम, प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर से फाइनली पैकेज बनाया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग को ध्यान में रखनी है। अब कैसे बनाया जाएगा, टोकन्स कितने टाइप के होते हैं, तो अब आगे हम लोग वो समझते हैं। तो टोकन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एंड मेनली 5 टाइप्स के टोकन्स होते हैं: आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, सेपरेटर, कीवर्ड, लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स। तो ये 5 तरह के टोकन्स होते हैं जिसको कि हम फर्दर लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा और वो ओवरव्यू से आप लोगों को हालांकि समझ में भी आ जाएगा, लेकिन डेप्थ में समझने के लिए आप लोगों को सारे लेक्चर्स देखने होंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑपरेटर, सेपरेटर, कीवर्ड, कांस्टेंट, लिटरल्स यूज करेंगे। एक बारी में मैं आपको नहीं रटाने वाला हूँ सारी चीजें कि क्या क्या ऑपरेटर, किस किस तरह के ऑपरेटर होते हैं, किस किस तरह के सेपरेटर होते हैं, किस किस तरह के कीवर्ड होते हैं। रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक भी चीजें रट्टा नहीं मारनी है इसमें। जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम प्रैक्टिस करते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे, और क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को टिप पे याद हो जाएगा सारी चीजें। लेकिन अभी आप लोगों को फिलहाल कुछ भी रटना नहीं है, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, किस किस चीजों को मिला के क्या बनाया जाता है। ये एक बेसिक वीडियो है, आप लोगों को बस समझते जाना, और जब हम लोग प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएगी कि ये सारी चीजें मैं पढ़ा क्यों रहा था, वहां पे क्या यूज आएगा इसका।
तो फिलहाल आपको बस समझते जाना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बस थोड़ा थोड़ा करके समझते जा रहा है। नहीं भी अगर पूरी तरह से समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है और थोड़ा थोड़ा दिमाग में डालते जाना है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आप। तो अभी हम लोग देखते हैं आगे आइडेंटिफायर क्या होता है। तो आइडेंटिफायर एक नाम होता है किसी वेरिएबल का या फिर किसी फंक्शन का या फिर किसी प्रोग्राम का। बेसिकली ये एक नाम होता है, मतलब ये एक आइडेंटिफाई करने वाला एक वर्ड होता है जो किसी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करता है, नहीं किसी एरे को आइडेंटिफाई करता है, किसी फंक्शन को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि आप लोगों का भी कुछ ना कुछ नाम होगा जिससे कि आप लोगों के मम्मी पापा आपको आइडेंटिफाई करते हैं। किसी घर में अगर कोई ट्विंस है तो दोनों को डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया जाता है जिससे कि हम लोग किसी एक स्पेसिफिक बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे भी आइडेंटिफायर एक नाम होगा किसी वेरिएबल का या किसी फंक्शन का या किसी प्रोग्राम का। और वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग तो कुछ भी नाम रख देते हैं अपना, मुन्ना टुन्ना चुन्ना नुन्ना कुछ भी नाम रख देते हैं। लेकिन आइडेंटिफायर जो होगा, मतलब हम लोग जो वेरिएबल का नाम रखेंगे कोई एरे का नाम रखेंगे वो कुछ रूल को फॉलो कर रखेंगे। ऐसा नहीं है कुछ भी रख देंगे, कुछ भी नहीं रखना है यहाँ पे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड भी होंगे जो पहले से डिफाइंड होंगे कंपाइलर में, तो वो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप लोग रूल्स को ध्यान में रखें। कुछ बेसिक रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है कि हम लोग डिजिट को यूज नहीं करेंगे स्टार्ट में। मतलब अगर किसी वेरिएबल का नाम रखना है तो हम लोग 0 1 फलना ऐसा कुछ नहीं रखेंगे। हम लोग आगे में डिजिट का यूज नहीं करेंगे, हम लोग अल्फाबेट से स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और सेकेंड रूल है आइडेंटिफायर जो होगा किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होगा एंड वो डिजिट कंटेन कर सकता है। मतलब कोई अल्फाबेट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसी नाम को तो वो डिजिट कंटेन कर सकता है लास्ट में जाके, लेकिन हम लोग फर्स्ट में डिजिट नहीं डालेंगे। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ABC 1 2 3 ABC, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं 0 1 2 3 ABC। आप लोग समझ रहे हैं, हम लोग स्टार्टिंग में डिजिट यूज नहीं करेंगे, हम लोग कोई अल्फाबेट से या स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट में हम लोग डिजिट उसमें डाल सकते हैं। एंड थर्ड रूल है कि इट डज नॉट अलाउ एनी स्पेशल और स्पेसिफिक कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। हम लोग किसी भी आइडेंटिफायर में कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे। जैसे आप लोगों के कीबोर्ड में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स मिल रहे होंगे अल्फाबेट को छोड़कर, ABCD को छोड़कर, एस्टरिस्क आपको मिल रहा होगा। फिलहाल के लिए आप स्टार समझो, स्टार आपको दिख रहा होगा कीबोर्ड पे, स्लैश सिंबल दिख रहा होगा, प्लस दिख रहा होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग यूज नहीं करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है। अगर आप लोगों को बीच में कुछ गैप भी देना है, जैसे आप लोगों को लिखना है कुछ अपना नाम से ही आइडेंटिफाई करना है, आप लोगों को लिखना है कुछ भी मानस कुमार और आप लोगों को बीच में गैप देना है, तो आप लोग अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। और अंडरस्कोर कुछ इस तरह का दिखता है, एक्चुअली एक डैश होता है जो कि आप लोग टाइप किए भी होंगे पहले, उसको यहाँ पे हम लोग अंडरस्कोर बोल रहे होंगे, तो ये ध्यान में रखना है। एंड फोर्थ रूल है आइडेंटिफायर का कि इट डज नॉट अलाउ एनी कीवर्ड और रिजर्व वर्ड्स। मतलब हम लोग कीवर्ड या रिजर्व वर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। जो कि सी लैंग्वेज में पहले से उस वर्ड को यूज करके कुछ फंक्शन बना रखा है, उस वर्ड को हम लोग दोबारा अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर आप लोग कर भी रहे होंगे तो वहाँ पे एरर शो कर रहा होगा, तो उस वर्ड को हम लोग को यूज नहीं करना है जो कि पहले से रिजर्व है सी कंपाइलर द्वारा, या पहले से जो सी लैंग्वेज बनाया गया है उसमें कुछ फंक्शंस को बिल्ड करने के लिए कुछ नाम दिया गया है, तो उस नाम को हम लोग दोबारा यूज नहीं करना। और उस कौन कौन सा नाम है, कौन कौन सा कीवर्ड है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, बट याद कुछ भी नहीं करना है। आप लोग देख सकते हो कुछ इतने सारे कीवर्ड हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को याद नहीं करना है ये बिल्कुल भी। हम लोग ये सारे कीवर्ड जब यूज कर रहे होंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड पहले से बना रखा है, इस कीवर्ड का कुछ फंक्शंस पहले से इनबिल्ट है, ये बनाया जा चुका है, आप लोगों को याद हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको रट्टे नहीं मारना है यहाँ पे बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। इसका फिफ्थ रूल है कि लोअर केस एंड अपर केस आइडेंटिफायर्स बोथ आर डिफरेंट। इसका मतलब अगर आप लोग लोअर केस में कुछ नाम को लिख रहे हो एंड आप लोग अपर केस में कोई नाम को लिख रहे हो तो दोनों अलग अलग नाम होगा, सेम नाम नहीं होगा। जैसे आप लोग अगर अपना नाम कुछ लिख रहे हो राहुल, तो कैपिटल R से राहुल लिख रहे हो एंड स्मॉल r से राहुल लिख रहे हो, तो वो सेम ही माना जाता है, कोई अलग नहीं है। लेकिन आप लोग सी लैंग्वेज में अगर उसी को कैपिटल R से राहुल लिख रहे हो एंड स्मॉल r से राहुल लिख रहे हो तो वो दोनों नाम यहाँ पे अलग माने जाएंगे। इट मीन्स आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, वो केस सेंसिटिव होंगे। यहाँ पे कैपिटल लेटर का अलग मीनिंग हो जाएगा एंड स्मॉल लेटर का अलग मीनिंग होगा, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोग कहाँ कैपिटल वर्ड यूज कर रहे हो, कहाँ स्मॉल वर्ड यूज कर रहे हो। अगर आप लोग कहीं पे कैपिटल वर्ड से यूज कर रहे हो तो आप लोगों को जब एक्सेस चाहिए होगा तो वहाँ पे आपको कैपिटल वर्ड यूज करना होगा। आप लोग स्मॉल दे दोगे तो फिर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो आप लोगों को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। एंड देन टोकन्स में अगला आता है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं किसी डेटा के ऑपरेशंस के लिए।
लिए, ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए। जैसे कि अगर कोई दो डेटा है उसको ऐड कराना है तो हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे, सब्ट्रैक्ट कराना है तो माइनस ऑपरेटर का यूज करेंगे, मल्टीप्लाई कराना है तो हम लोग मल्टीप्लाई वाले ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो बहुत सारी ऑपरेटर जो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी है ना, वही सारी ऑपरेटर आपको यहाँ भी मिलेगी, कुछ अलग मिल सकता है। तो अब ऑपरेटर में भी हम लोग 3 ऑपरेटर पढ़ रहे होंगे, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में हम लोग पढ़ रहे होंगे प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस। अब माइनस माइनस प्लस प्लस क्या होता है ये हम लोग प्रोग्राम बनाते समय डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग मैं बताने लगूंगा कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, तो आप लोग पक जाओगे, ठीक है। क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसे, एंड इसमें भी प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, ये सारी चीजें आती है। तो ये हम लोग जैसे जैसे प्रोग्राम बनाएंगे ना वैसे वैसे आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप लोग ये मान के चलो कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। एंड यूनरी ऑपरेटर में प्लस माइनस, माइनस माइनस एंड प्लस प्लस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो मैं आपको यूनरी ऑपरेटर बताना चाहता हूँ कि यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो कि सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट करते हैं। अब ये ऑपरेंड क्या होता है, तो ऑपरेंड वो डेटा होता है जिसपे कि ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, उसे हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर में सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट कर रहे होंगे हम लोग। एंड उसके बाद आता है बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर वैसा ऑपरेटर होता है जिसमें कि 2 ऑपरेंड यूज किए जाते हैं, 2 ऑपरेंड पे ऑपरेट हो रहा होता है। बाइनरी ऑपरेटर के अंदर भी टोटल 5 ऑपरेटर आते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर तो आप लोग जान रहे होंगे, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अरिथमेटिकल ऑपरेटर आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कंप्यूटर में, या फिर मैथ्स में भी आप लोग अरिथमेटिक फंक्शंस, अरिथमेटिक ऑपरेटर वगैरह पढ़े होंगे। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर की जैसे इक्वल टू हो गया, तो इक्वल टू को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये राइट वाले ऑपरेंड को लेफ्ट वाले ऑपरेंड में असाइन कर देता है। और ये किस तरह से असाइन कर रहा होता है वो सारी चीजें हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर होते हैं, प्लस ऑपरेटर, सॉरी प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, माइनस इक्वल टू ऑपरेटर, मल्टीप्लाई इक्वल टू ऑपरेटर, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू, ये सारी चीजें असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आती है। तो उसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर तो आप लोग जान रहे होंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर मतलब एक टर्म को दूसरे टर्म से या एक ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से रिलेट करने के लिए, कि क्या एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड के इक्वल है, या फिर एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से लेस देन है, या फिर एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से ग्रेटर देन है, या फिर लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू को आप लोग ध्यान से देखो। नॉट इक्वल टू हम लोग किस तरह से लिख रहे हैं, इक्वल टू को भी देखो। तो इक्वल टू में हम लोग सिर्फ इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू लिखने के लिए हम लोग को 2 इक्वल साइन का यूज करना पड़ेगा। अगर हम लोग को दिखाना है कि एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड के इक्वल है तो हम लोग एक इक्वल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 इक्वल टू साइन का यूज कर रहे होंगे। इसका मतलब ये होगा कि एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड के इक्वल है, लेकिन अगर हम लोग एक इक्वल टू का साइन यूज कर रहे होंगे तो वह असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। इसका मतलब हम लोग राइट वाले वैल्यू को लेफ्ट वाले वैल्यू में असाइन कर रहे होंगे, ना कि ये दिखा रहे होंगे कि वो दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, बिल्कुल मैं आप लोगों को बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि डबल इक्वल टू में क्या अंतर है, एंड स्ट्रिक्टली इक्वल टू भी होता है। वो सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ बेसिक से आप लोग दिमाग में बिठाते चलो, याद नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। एंड नॉट इक्वल टू को हम लोग यहाँ पे किस तरह से लिखते हैं, तो नॉट इक्वल टू जैसे हम लोग मैथ्स में लिखते थे ना, इक्वल टू लिख के एंड उसके ऊपर से एक कट लगा देते थे, तो यहाँ पे हम लोग उस तरह से नहीं लिख रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कर रहे होंगे। इक्वल टू के पहले हम लोग अगर एक्सक्लेमेशन मार्क अगर हम लोग लगा रहे हैं तो इसका मतलब होगा वो नॉट इक्वल टू है। जैसे हम लोग लिख रहे हैं ए एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू बी, तो इसका मतलब होगा ए नॉट इक्वल टू बी। समझ रहे हैं आप लोग। एंड देन उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर होते हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। तो नॉट तो मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सक्लेमेशन मार्क से यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर एंड लिखना है तो 2 एंड का यूज करते हैं, और लिखना है तो 2 जो स्लैश वाला आप लोगों को की दिख रहा होगा अल्फाबेट वाले में, स्लैश वाला की जो दिख रहा होगा उसी को अगर शिफ्ट के साथ हम लोग क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का सिंबल आता है, एक सीधी डंडी, एक वर्टिकल डंडी, तो उसका यूज करते हैं हम लोग और दिखाने के लिए। अब बिट वाइज ऑपरेटर आता है उसके बाद। अब बिट वाइज में भी देखो आप लोग एंड है, तो लॉजिकल एंड लिखने के लिए हम लोग 2 बार यूज करेंगे, बिट वाइज एंड लिखना होगा तो 1 बार यूज करेंगे। एंड बिट वाइज ऑपरेटर में आता है कैरेट का सिंबल। तो कैरेट का सिंबल हम लोग एक्स और ऑपरेटर को दिखाने के लिए करते हैं। अब एक्सॉर क्या होता है, तो एक्सॉर आपने लॉजिक गेट में पढ़ा होगा, एक्सॉर क्या होता है, एक्सॉर गेट। खैर मैं यहाँ पे भी आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूँ, लिख लिख कर बता रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को बेसिक इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक्चुअली में पेन टैब है नहीं जो कि मैं आप लोगों को लिख
कर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ, आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा पाऊँ। तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि एक दो वीडियो और बेसिक्स पे ले ही लूँ, एंड उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे होंगे एंड लिख लिख के प्रैक्टिस करके डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए आप लोग सारी बेसिक चीज़ें देखते चलो। एंड उसके बाद आता है लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट को हम लोग एंगुलर ब्रैकेट से शो करते हैं। अगर हम लोग राइट वाला एंगुलर ब्रैकेट को 2 बार यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब हो जाएगा कि राइट शिफ्ट, एंड लेफ्ट वाले एंगुलर ब्रैकेट को यूज़ कर रहे हैं 2 बार तो इसका मतलब हो जाएगा लेफ्ट शिफ्ट। फिर उसके बाद आता है टिल्ड, एंड टिल्ड मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। एंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो भी आप लोग लॉजिक गेट में शायद पढ़े होंगे, बुलियन अलजेब्रा में पढ़े होगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। लेकिन अगर नहीं पढ़े हो तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एंड उसको बताऊंगा, एक रफ वर्क करेंगे एंड प्रोग्राम भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ हम लोग करेंगे। फिलहाल आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं। एंड इसके बाद लास्ट में आ जाता है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर में हम लोग 3 ऑपरेंड पे काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ बहुत काफ़ी आप लोगों को यूज में आएगी। एक्चुअली में एक अच्छा प्रोग्रामर क्या होता है जो बहुत ही इफिशियंट कोड लिख पाए एंड शॉर्ट कोड लिख पाए। तो हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं काफ़ी जगह ताकि प्रोग्राम थोड़ा शॉर्ट हो जाए, हम लोग एक ही लाइन में लिख पाए। 3 हम लोग को ऑपरेंड का यूज करना है तो हम लोग एक ही लाइन में यूज कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके। तो ये भी हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे। अभी ऐसे मैं खाली बकबक करूंगा तो आपको समझ में तो आएगा नहीं, तो टर्नरी ऑपरेटर भी हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे। तो फिलहाल आप लोगों को ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर कितने तरह का होता है, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। एंड यूनरी ऑपरेटर में भी डिफरेंट ऑपरेटर होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर बाइनरी ऑपरेटर होता है, एंड बाइनरी ऑपरेटर में होते हैं 5 ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। एंड उसके बाद आता है टर्नरी ऑपरेटर। तो ये सारी ऑपरेटर होते हैं एंड ये सारे ऑपरेटर को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, प्रोग्राम में बना भी रहे होंगे एंड लिख लिख के भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रफ वर्क भी कर रहे होंगे। एंड अब नेक्स्ट टोकन आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं सेपरेटर। अब सेपरेटर काफी सिंपल सी चीज है। सेपरेटर, अब हम लोग प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट तो होगा नहीं, बहुत सारा स्टेटमेंट लिख रहे होंगे। तो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से सेपरेट करने के लिए हम लोग किसी सेपरेटर का यूज करेंगे। सिंपल सी बात है। अब सेपरेटर में हम लोग यूज कर रहे होंगे सेमी कोलोन, कोलोन, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एंड काफी सिंपल सी चीज है यार। आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। आप लोग एक लाइन लिखना होता है एंड उस लाइन को दूसरे लाइन से सेपरेट करना होता है। आप लोग बीच में बुंदा देते हो कि नहीं, फुल स्टॉप, कॉमा का यूज करते हो। एंड अगर हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में आप लोग एक बड़ी डंडी देते हो, पूर्ण विराम जिसको कहते हैं। तो ये सारी सेपरेटर होते हैं। सेपरेटर को हम लोग डायरेक्टली प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसको अभी यहाँ पे ज्यादा इसको लेकर हम लोग माथा पच्ची नहीं करेंगे। हम लोग सीधे प्रोग्राम में इसको देखेंगे सेपरेटर क्या होता है। काफी सिंपल सी चीज है सेपरेटर, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। सेपरेटर मतलब वो जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से सेपरेट कर रहा होगा। बहुत सारे स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग सेपरेटर का यूज करेंगे। एंड अब नेक्स्ट टोकन आता है कीवर्ड। तो अब आप लोग आई थिंक टोकन समझ पा रहे होंगे टोकन को फंडामेंटल यूनिट क्यों बोलते हैं। अब एक ऑपरेटर हो गया तो ऑपरेटर क्या एक फंडामेंटल यूनिट ही तो है। ऑपरेटर का यूज जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कैसे लिख पा रहे होंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम लोग किस तरह से लिखेंगे। तो ऑपरेटर का यूज करेंगे तभी तो लिखेंगे। तो ये सारे चीजें फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए हम लोग इसको टोकन बोल रहे हैं। आइडेंटिफायर क्या एक टोकन ही तो है, एक फंडामेंटल नेम है किसी वेरिएबल का, टोकन है। सेपरेटर क्या एक फंडामेंटल यूनिट है, टोकन है। तो ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये डिफरेंट टाइप्स के टोकन है। अब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा हम लोग इसको टोकन क्यों बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट क्यों है ये। तो मैं बात कर रहा था कीवर्ड की। तो कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड मैंने आप लोगों को बताया कि रिजर्व वर्ड होता है जो कि सी के कंपाइलर में वो वर्ड पहले से रिजर्व होता है। कुछ फंक्शंस पहले से बना रखे होते हैं जिसको कि हम लोग सी में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। उस फंक्शन को बनाने के लिए जो एक वर्ड यूज किया जाता है, एक नाम यूज किया जाता है, उसको कीवर्ड बोलते हैं। वो रिजर्व वर्ड है, उसको हम लोग दोबारा यूज नहीं करेंगे। मैंने आइडेंटिफायर के रूल में आप लोगों को बताया। एंड आप लोग देख सकते हो ये सारे कीवर्ड होते हैं। एंड ये सारे कीवर्ड जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे आप लोगों को सारे कीवर्ड के बारे में नॉलेज होता जाएगा कि कौन क्या होता है ये कीवर्ड, प्रिंटफ क्या होता है, स्कैनफ क्या होता है। ये सारी रट्टा नहीं मारनी है, हम लोग सारी चीजें देखेंगे क्या होता है। बस एक बार प्रोग्राम लिखने तो दो यार, आने तो दो प्रोग्राम में, सारी चीजें देखेंगे हम लोग। एंड नेक्स्ट अब आता है लिटरल्स या फिर कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट को लिटरल्स भी बोल रहे होंगे। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक इंटिटी होती है जो कि रेफर्स करती है किसी फिक्स्ड वैल्यू को, जिसको कि हम लोग मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। सिंपल बात है यार, कांस्टेंट
कांस्टेंट आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे, पाई पाई एक वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, जिसका की वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14। तो क्या उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कहीं भी? कहीं हम लोग 3 ले लिए, कहीं हम लोग 5 ले लिए, अभी यहाँ पे 10 सूटेबल है तो 10 ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, हम लोग हर जगह उसको चेंज नहीं कर सकते। वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसको हम लोग कहीं चेंज नहीं कर रहे होते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे कांस्टेंट होगा जो कि रेफर करेगा किसी फिक्स्ड वैल्यू को, जिसको कि मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता है। पूरे प्रोग्राम में हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर रहे होंगे, या फिर अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी कर रहा है तो टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन में भी हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हम लोग उसको कांस्टेंट अगर कर दिए तो यहाँ पे भी कांस्टेंट का सेम मीनिंग है जो कि फिक्स्ड हो, ठीक है, जिसको कि चेंज नहीं किया जा सके। एंड इसको हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं। तो कांस्टेंट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स एंड कांस्टेंट्स एक ही चीज है, तो कंफ्यूज नहीं होना, लिटरल्स बोल सकते हैं या फिर कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिटरल्स होते हैं। मैं लिटरल्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट आप लोग हर जगह सुने होंगे। तो आप लोग नए नए वर्ड को सीखना चालू करो प्रोग्रामिंग में, एंड उसको बोलने सीखो, उसको यूज करो। आप लोगों को ऐसे वर्ड भी होंगे जो प्रोग्रामिंग में कुछ पुराने वर्ड से रिलेटेड होंगे, एंड उसी को हम लोग कुछ नया नाम भी दे रहे होंगे। तो आप लोग नया नाम को ज्यादा प्रीफर करो, नए नए नाम को बोलना सीखो, तो आप लोगों की प्रोग्रामिंग स्किल काफी बेटर होती जाएगी। अब आप लोग हर जगह कांस्टेंट ही बोल रहे हो, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो आप लोगों को लिटरल्स याद ही नहीं रहेगा, लिटरली आप लोग लिटरल्स को भूल ही जाओगे। तो आप लोगों को लिटरल्स भी बोलना सीखना है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिटरल्स होंगे, इंटीजर लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स। इंटीजर लिटरल्स क्या होगा? इंटीजर लिटरल्स मतलब जिसमें कि इंटीजर वैल्यू आ रही हो, जिसका कि कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अब वहां पे हम लोग 10.2 लिख दिए, तो 10.2 में 0.2 एक फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ के जितनी सारी भी नंबर है तो उसको हम लोग इंटीजर लिटरल्स में इंक्लूड करेंगे। एंड फिर उसके बाद आता है कैरेक्टर लिटरल्स। तो कैरेक्टर लिटरल्स क्या होता है? कैरेक्टर लिटरल्स जनरली हम लोग अल्फाबेट को बोल रहे होंगे, एक सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, जिसको कि हम लोग एक सिंगल कोड के अंदर लिखेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर लिटरल। एंड फिर उसके बाद आता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स इंटीजर लिटरल्स में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट वाले नंबर को छोड़ दे रहे थे। तो वो फ्रैक्शनल पार्ट वाले नंबर को भी तो हम लोग को लेना होगा, कभी ना कभी तो उसका भी यूज आएगा। तो उसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स के बेसिस पे हम लोग यूज कर सकते हैं। जब भी हम लोग को वैसा नंबर लेना होगा तो हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? तो कैरेक्टर कांस्टेंट क्या था, मतलब कैरेक्टर लिटरल क्या था, उसमें हम लोग सिंगल कैरेक्टर को यूज कर रहे थे। एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम लोग मल्टीपल कैरेक्टर को यूज कर पा रहे होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, जो कि एंड होगा एक नल वैल्यू से। नल वैल्यू क्या होता है? तो नल वैल्यू एक एम्प्टी वैल्यू होती है जिसमें ना तो जीरो भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो नल होता है बिल्कुल। तो वो नल क्या होता है? एक्चुअली हम लोग प्रोग्राम में काफी आगे जाके स्ट्रिंग पढ़ रहे होंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। एंड काफी आगे जाके पढ़ रहे होंगे, तो अभी आप लोगों को टेंस नहीं होना है इसको लेके बिल्कुल भी। स्ट्रिंग कांस्टेंट अभी आप लोग मान के चलो, स्ट्रिंग क्या होता है? जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कैरेक्टर में हम लोग लिख सकते हैं ए एक टाइम पे, या फिर हम लोग लिख सकते हैं बी एक टाइम पे, एक ही कैरेक्टर लिख सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीपल कैरेक्टर को एक बार में लिख सकते हैं। MANASRAHUL RAGAHAV कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे इंटीजर लिटरल्स जो मैंने आपको बताया, इसमें भी 3 टाइप के होते हैं, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल। एंड फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में भी जनरली 2 होते हैं, फ्लोट एंड डबल। अब ये सब क्या होते हैं? जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम डिस्कस करते जाएंगे आता जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को सारी चीजें आती जाएंगी। इंटीजर लिटरल्स ने टाइप के होते हैं, वो होते क्या है, कैसे हम लोग यूज करते हैं। अभी आप लोग कांस्टेंट को किस तरह से समझते हैं? तो कांस्टेंट को आप लोगों को अभी इस तरह से समझना है कि अगर हम लोग प्रोग्राम में कांस्टेंट टर्म का यूज कर दिए कहीं पे, तो उसको आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसी चीज चाहिए जिसको कि आप लोग, मतलब ऐसा कोई आपके पास कोई एक टर्म है जिसको कि आप लोग फिक्स कर देना चाहते हो, आप चाहते हो कि उसको प्रोग्राम में कोई कभी चेंज नहीं कर पाए, प्रोग्राम में भी नहीं कर पाए और टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन में भी उसको कभी कोई चेंज नहीं कर पाए, आप लोग उसको फिक्स करना चाहते हो, तब हम लोग यूज करेंगे कांस्टेंट का। एंड कांस्टेंट का यूज काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप लोगों को फिक्स करना है वहां पे आप लोगों को कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं लिटरल्स एंड कांस्टेंट्स। तो आप लोगों को लगभग सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। टोकन्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? टोकन्स में हम लोगों ने पढ़ा टोकन्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, सेपरेटर, कीवर्ड एंड लिटरल्स जो कि हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं उसको, या फिर कांस्टेंट को हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ी। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? तो आइडेंटिफायर्स किसी का नाम होता है, उसमें हम लोग आइडेंटिफायर्स को जो नाम होता है उसको हम लोग किस तरह से रखेंगे, तो उसमें बहुत सारे रूल्स फॉलो होते हैं, तो उसको हमने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा ऑपरेटर को, कि ऑपरेटर क्या होता है, कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। एंड यूनरी ऑपरेटर में भी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर में भी 5 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, एंड टर्नरी ऑपरेटर होता है। तो हम लोगों ने
ये सारी चीजें ऑपरेटर में पढ़ी। फिर सेपरेटर में हम लोगों ने पढ़ा कि एक इंस्ट्रक्शन को अगर दूसरे इंस्ट्रक्शन से या फिर स्टेटमेंट से सेपरेट करना है तो हम लोग सेपरेटर का यूज करेंगे। फिर उसके बाद आया कीवर्ड। कीवर्ड जो कि एक रिजर्व वर्ड है, किसी फंक्शन को पहले से अगर इनबिल्ट किया गया है सी कंपाइलर द्वारा, सी लैंग्वेज द्वारा, तो उसको हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, जो कि मैंने आइडेंटिफायर के रूल में भी आपको बताया था। तो कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है, एक इनबिल्ट फंक्शन का वर्ड होता है जिसको कि हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड होते हैं। एंड उसके बाद आता है लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स। तो लिटरल्स क्या होता है, जो कि एक लिटरल्स रेफर्स करता है एक फिक्स्ड वैल्यू को, जिसको कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। पूरे प्रोग्राम में हम लोग कहीं भी उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, कहीं भी चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्रोग्राम में करें या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम पे करें, कहीं पे भी हम लोग उसको चेंज नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर चेंज नहीं करना है तब हम लोग कॉन्स्टेंट एंड लिटरल्स का यूज करेंगे। तो आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होंगी।